11 नवंबर हिंदू पेज 1। मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल माले। मालदीव्स एशिया की सबसे छोटी कंट्री है। वर्ल्ड की लोएस्ट लाइंग कंट्री है, यानी कि सी लेवल राइज होगा तो मालदीव्स डूब सकती है। ये चैगोस लेकडीव रिच पे है। इस मैप में देखो इंडियन ओशन का, ये इंडिया है, यहाँ पे अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट ये है चैगोस लैकडिव रिज, इस पे है यहाँ पे मालदीव्स। दुनिया में 13 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर के दोनों तरफ हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ। मालदीव्स भी उन्हीं में से एक है। मालदीव्स को 1965 में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली थी। हिंदू पेज 8। क्रायोजेनिक इंजन। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में आप पेट्रोल तो डालते ही हो, लेकिन पेट्रोल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। गाड़ी हवा से ये ऑक्सीजन ले लेती है पेट्रोल को बर्न करने के लिए, लेकिन जब किसी रॉकेट को स्पेस में भेजोगे वहाँ पे तो एयर है नहीं, तो भला रॉकेट फ्यूल को कैसे बर्न करेगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इसलिए रॉकेट्स में हमें ऑक्सीडाइज़र भी भेजना पड़ता है। जब फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र दोनों चीज़ें भेजी जाती हैं तो ऑब्वियसली रॉकेट अपने आप में काफ़ी हैवी हो जाता है और सैटेलाइट का वज़न फिर हमें घटाना पड़ता है। क्रायोजेनिक इंजन में हम गैसेस को, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनको लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई करके स्टोर करते हैं रॉकेट के अंदर। फिर रॉकेट की अपर स्टेज में इनको बर्न किया जाता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है। सिर्फ 6 देशों ने इसको अभी तक बनाया है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने, अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि CE 7.5 और CE 20 क्या है, तो ये इंडिया के क्रायोजेनिक इंजन्स को इंडिकेट कर रहा है। GSLV Mark II में हमने पहली बार सक्सेसफुली एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी, GSAT-14 यूजिंग क्रायोजेनिक इंजन 2014 में। उसके बाद हमने फिर GSLV Mark III के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाना शुरू किया, जिसका नाम है CE 20। आजकल इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। GSLV और PSLV को डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, PDF खुलेगी, उसके पेज 57 पे दोनों में कंपैरिजन दिया हुआ है। 12 नवंबर हिंदू पेज 9। ट्राइब्स। हाटी ट्राइब हिमाचल, नारीकुरुवर कुरुविकरण तमिलनाडु, बिंजिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कश्मीर ग्रे लंगूर, ये पेज 10 पे दिया है। इसको हिमालयन ग्रे लंगूर या चंबा सेक्रेड लंगूर भी कहते हैं। ये एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड क्या है? जैसे दुनिया का मैप है और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, तो यहाँ पे यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सब ओल्ड वर्ल्ड है और अमेरिकास को कहते हैं न्यू वर्ल्ड। तो इंडिया में पाया जाता है, मतलब ऑब्वियसली ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। जनरलीज मंकीज़ नॉनवेज चीज़ें भी खा लेते हैं, लेकिन कश्मीर ग्रे लंगूर सिर्फ पत्तियाँ खाता है, सो इट इज़ अ कोलोबाइन। सिर्फ 1500 एडल्ट कश्मीर ग्रे लंगूर्स बचे हुए हैं। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। साइट्स अपेंडिक्स 1 में है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है हिमालयस में पाया जाता है। मोस्टली ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। हिंदू पेज 10। कालाटोप खजियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है। रिवर रावी यहाँ से बहती है। एडिटोरियल। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में टॉप क्यों करती हैं? क्या ये इंडिया के खिलाफ साजिश है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ इसलिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट्स इंकरेज करती हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपने हिसाब से काम करें। वहाँ पे ऑटोनॉमी दी जाती है। इनफैक्ट यूरोप में तो एक यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी टूल है, जिससे यूनिवर्सिटीज़ खुद देख पाएँ कि वो कितनी ऑटोनॉमस हैं, वो और कैसे ऑटोनॉमस बन सकती हैं। इंडिया में उल्टा होता है। इंडिया में हम ये कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, फैकल्टीज़ को कैसे रिक्रूट किया जाएगा, स्टूडेंट्स को कैसे एडमिशन दिया जाएगा, सारी चीज़ें गवर्नमेंट
खुद रेगुलेट करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा करने से हम भूल जाते हैं कि एक्सेलेंस के लिए ऑटोनॉमी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमस नहीं है, इसलिए वो एक्सेल नहीं कर पा रही हैं। एंशियंट इंडिया का एग्जाम्पल लो। एंशियंट इंडिया में कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ थी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं बैठा हुआ था, वो ऑटोनॉमस थी। अपने हिसाब से टीचर्स वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। और आजकल वेस्ट में भी वैसे ही होता है, यूनिवर्सिटीज़ को इंडिपेंडेंस दी जाती हैं। तो एंशियंट इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ एक्सेल करी क्योंकि ऑटोनॉमस थी। आज वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ एक्सेल कर रही हैं क्योंकि वो ऑटोनॉमस हैं। इंडिया में बेस्ट क्या है? आईआईटीज़। क्यों? क्योंकि वो यूजीसी और एआईसीटी के रेगुलेशंस में नहीं आते हैं, ऑटोनॉमस हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। ऑटोनॉमी का कितना रोल है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी खुद बताती है। ये खुद कहती है कि हायर एजुकेशन में लैक ऑफ ऑटोनॉमी की कमी सच में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोनॉमी नहीं है, उनको स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है, इसलिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत कम है। ये पॉलिसी कहती है कि हायर एजुकेशन में इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट्स बनाए जाएंगे सब यूनिवर्सिटीज़ में, जो ऑटोनोमसली वर्क करेंगे। गवर्नमेंट इन पे रेगुलेट नहीं करेगी। धीरे धीरे सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह ऑटोनोमस बना दिया जाएगा। ये सरकार की पॉलिसी खुद कहती है 2020 वाली। अब सरकार उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है, लेकिन जो ऑटोनॉमी वाला पोर्शन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, बल्कि बाकी पोर्शंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक्चुअली डिसीशंस लिए जा रहे हैं इस पॉलिसी के बेसिस पे, उससे यूनिवर्सिटीज़ पे रेगुलेशन बढ़ रहे हैं, ना कि कम हो रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है अगर हमें ग्लोबली बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉम्पीट करना है। हमारी आदत है कि हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, हर चीज़ को हम माइक्रो मैनेज करें। ऐसा करने से हम पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी तो ले आएंगे, लेकिन लड़ने की क्षमता, कॉम्पिटेंस नहीं ला पाएंगे। पिछले 4 दिनों में ना मैंने वीडियो डाली, ना कुछ लोगों ने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो थे जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करी होगी। एंड जाहिर सी बात है, उनके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिना किसी एक्सटर्नल पुश के वो खुद अपने आप अपने फ्यूचर के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आपको करनी है तो आप भी करो, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा।